हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सबकी प्रिपरेशन नवंबर 20 एग्ज़ाम्स की काफ़ी अच्छी जा रही होगी और उसको और अच्छा बनाने के लिए मैंने सोचा है कि क्यों ना हम पूरा मतलब पीएम को ऑलमोस्ट 80-90% कवर कर लें थ्रू रिविजनरी वीडियो फॉर्म में। मतलब जो जो क्वेश्चंस ए कैटेगरी या बी कैटेगरी के हैं एटलीस्ट उनको तो हम कवर अप कर लें, जिससे कि एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले हमारा रिवीजन फटाफट हो जाए विदाउट वेनिंग एनी फर्दर टाइम। लेट्स स्टार्ट। तो हम आज चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं पीएम का। ओल्ड सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं। पेज नंबर 1.52 पे हम हैं। तो ये जो पहला अपना क्वेश्चन है वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड के ऊपर, ये मेरे अकॉर्डिंग सी कैटेगरी का है तो इसको हम लीव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये टी क्यू एम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भाई हिंदुस्तान बाइक लिमिटेड एचबीएल एक कंपनी है जिसका फॉर्मरली नाम था हेल्को और एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर इंडिया में है एंड इट हैज़ बीन फाउंडेड इन द ईयर 1990 में उसको इनकॉर्पोरेट किया था और ये लोकोमोटिव की मैन्युफैक्चरर है। कंपनी प्रेजेंटली लिस्टेड है लोकली इंडिया में भी और इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में। अब इसकी पेरेंट कंपनी है हिंदुस्तान ग्रुप। जो इस कंपनी की मैनेजमेंट है उसने सोचा कि हम एक ऐसा कल्चर इस्टेब्लिश करें कंपनी में जिससे कि हम राइट थिंग्स करें फर्स्ट टाइम में ही और हर बार, मतलब एक तरह से क्वालिटी वाला काम करना चाह रहे हैं। अब उन्होंने हमें डेटा दिया हुआ है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी हुई है मोस्ट रिसेंट मंथ की जो अभी अभी गुजरा होगा करंट ईयर का। उसका कॉस्ट का डेटा दे दिया कि कितनी कितनी कॉस्ट आई थी हमारी। हम्म और कितने वॉल्यूम के ऊपर ये कॉस्ट आई थी। जैसे कस्टमर को सपोर्ट सेंटर खोल रखा, उसकी कॉस्ट हमारी 35 रुपये पर घंटा पड़ जाती है और कितने घंटे हमने कस्टमर सपोर्ट दिया 2000 आवर्स। ऐसे इक्विपमेंट की टेस्टिंग में कॉस्ट आई 18 रुपये पर आवर और कितने हमने आवर्स इक्विपमेंट के टेस्टिंग में लगाए 1600। ऐसे वारंटी की रिपेयर कॉस्ट दे दी पर बाइक और कितनी बाइक्स को रिपेयर किया। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग में रिवर्क करना पड़ा, ऐसे ही कितनी बाइक्स पे रिवर्क किया, ये सब दिया हुआ डेटा। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दी हमें कि एचबीएल ने ना क्वालिटी रिव्यू कराया अपने एग्जिस्टिंग सप्लायर्स का, जिससे कि क्वालिटी लेवल पता लगे कि जो सप्लायर रॉ मटेरियल दे रही है वो अच्छा है नहीं है। और ऐसा कराने में हमारा 1,25,000 रुपये का खर्चा आ गया। अब ड्यू टू क्वालिटी इश्यूज इन द मंथ, क्वालिटी इश्यूज होने की वजह से बाइक प्रोडक्शन जब हम कर रहे थे वहाँ पे हमारा अनप्रोडक्टिव डाउन टाइम निकला, मतलब इतना टाइम हमारा वेस्ट हुआ जिसका हमें कॉस्ट पड़ी 7,70,000। अब इन सभी कॉस्ट को एनालाइज करके एक स्टेटमेंट बना के दो जिसमें टोटल क्वालिटी कॉस्ट बताओ। मतलब आपको पता होगा चैप्टर 1 में कॉन्सेप्ट होता है को टीक्यूएम के अंदर क्वालिटी कॉस्ट, जिसमें कि क्वालिटी कॉस्ट को हम 4 हेड में डिवाइड कर देते हैं। प्रिवेंटिव कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, अपना इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। ठीक है, तो उन 4 हेड्स में हमें डिवाइड करना है इसको और टोटल अमाउंट दिखानी है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले प्रिवेंशन कॉस्ट पहले आप समझ लो होती क्या है। ये वो कॉस्ट होती है जो आपका प्रोडक्शन शुरू होने से पहले इनकर हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आपने सप्लायर का रिव्यू किया, उसके वहां जाके किया आपने कि भाई माल कैसा दे रहा है जो भी है, तो ये अपना प्रिवेंशन कॉस्ट में आ जाती है। फिर अप्रेजल कॉस्ट कौन सी होती है, ये प्रोडक्शन की जब आपकी प्रोसेस शुरू हो जाती है, इवन मशीन सेटअप कर रहे हो आप, वहीं से शुरू हो जाती है अप्रेजल कॉस्ट और तब तक लगती है जब तक आपका प्रोडक्शन चलता है। तो जैसे इक्विपमेंट की टेस्टिंग करी, वो प्रोडक्शन में काम आएगी इक्विपमेंट, उसकी टेस्टिंग करी तो इतने रुपए हमें रेट दिया होता और कितने आवर्स लगे वो दे दिया। अब इंटरनल फेलियर कॉस्ट ये होती है कि आपका प्रोडक्शन हो चुका है, उसके बाद अगर आपको कोई काम दोबारा करना पड़ रहा है, री वर्क करना पड़ रहा है, री मतलब ऐसे ऐसे रिपीटिशन करना पड़ा और वो चीज़ अभी प्रोडक्ट अपनी फैक्ट्री के अंदर ही है, बाहर कस्टमर के पास गया नहीं है और ऐसी कॉस्ट इनकर हो रही है प्रोडक्शन के बाद और फैक्ट्री के अंदर ही है, तो उसे बोलते हैं इंटरनल फेलियर। जैसे डाउन टाइम, तो ये इंटरनल फेलियर था, हमारा प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही थी प्रोडक्शन के टाइम। ठीक है, और ये मैन्युफैक्चरिंग करी थी, उसमें कुछ ख़राब चीज़ें बन गई जो रीवर्क करना पड़ी थी बाइक पे, तो ये कॉस्ट भी इंटरनल फेलियर में आ गई। फिर एक्सटर्नल फेलियर में क्या होती है, जो सेल हो चुकी है आफ्टर सेल के बाद जो कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है वो होती है एक्सटर्नल फेलियर। जैसे आफ्टर सेल में क्या होगा, कस्टमर केयर की सर्विसेज जैसे है, इतने आवर्स इतना रुपए पर आवर रेट था,
वारंटी रिपेयर, जैसे प्रोडक्ट बेच दिया, अब वो वारंटी में रिपेयर कराने आ गया जी, प्रोडक्ट खराब हो रहा है रिपेयर कर दो, तो आफ्टर सेल हुआ ना ये कॉस्ट मेरा, तो ये एक्सटर्नल फेलियर। तो टोटल कॉस्ट आ गए, बस इस 4 हेड में हमें इसको डिवाइड करना था। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सी कैटेगरी का है, आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप में है ये भी, कि ऐसे 4 हेड में डिवाइड करना और परसेंटेज बतानी है, कुछ खास नहीं है इसमें। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, टीक्यूएम के ऊपर ये। 7 स्टार स्पोर्ट्स कंपनी इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्रिकेट बैट बनाती है। हमें एक टेबल दी हुई है जिसमें बजटेड डेटा दिया हुआ है आने वाले साल का, कि हमें लग रहा है आने वाले साल में एक बैट का सेलिंग प्राइस इतना रहेगा, और उसमें बनने में क्या क्या कॉस्ट आएगी, कंपोनेंट लगेगा इतने रुपए का, असेंबलिंग कॉस्ट आएगी, डिलीवरी कॉस्ट आएगी, और इतना कंट्रीब्यूशन पर बैट निकलेगा, 800 रुपये का हमें फ़ायदा होगा एक बैट पे। कंपोनेंट्स लाइक जैसे कि विलो, विलो एक तरह की वो होती है, लकड़ी होती है, रबर ग्रिप, हैंडल बार, ये सब कंपोनेंट बैठ के दे आर बॉट इन, एंड एक असेंबलिंग प्रोसेस हमने करी जिससे उसको एक सिंगल बैट में कन्वर्ट कर सकें। मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, जहाँ पे कि करंटली हमारी कंपनी का शेयर है 30% बैट हमारे बिकते हैं। एनुअल डिमांड इन बैट्स की है पूरे इंडस्ट्री में 1 लाख बैट्स, जिसमें से 30% शेयर हमारा है। ऑन रिव्यूइंग प्रीवियस परफॉर्मेंस रिव्यू करे थे, हमें पता लगा कि 3% ऑफ द बैट जो हम कस्टमर्स को देते हैं वो वापस आ जाते हैं फ्री रिप्लेसमेंट के लिए, बिकॉज फॉल्टी बैट्स हमने डिलीवर कर दिए। डिफेक्टिव कंपोनेंट्स जो कि इनिशियली हमने खरीदे थे, असेंबलिंग के दौरान रॉ मटेरियल ही डिफेक्टिव आ गया था, वो उसका मेनली रीज़न है। जो ये रिटर्न बैट्स हैं इनको हम रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कोई स्क्रैप वैल्यू है नहीं, ठीक है, तो मतलब नया बैट ही देना पड़ेगा रिप्लेस करके। जो सप्लाई करी हमने फॉल्टी बैट्स की कस्टमर को, उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें इंस्पेक्शन प्रोसेस इमीडिएटली बिफोर गुड्स आर डिलीवर। मतलब आपने बैट बना लिया और डिलीवरी जस्ट देने से पहले एक बार इंस्पेक्ट कर लो यहीं पे कि भाई बैट ठीक है नहीं है, ठीक है, जिससे कि हमारा कुछ कॉस्ट तो सेव होगी। अब दिस वुड इम्प्रूव, कस्टमर का परसेप्शन इससे इम्प्रूव हो जाएगा अगर हम ऐसा करते हैं तो, और इससे हमारे करंट मार्केट शेयर में 5% की बढ़ोतरी हो जाएगी, जो अभी 30% है वो 35 हो जाएगा शेयर हमारा। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करनी है क्वालिटी की नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट, मतलब कि अगर हम क्वालिटी को फॉलो ना करें तो हमें क्या कॉस्ट पड़ेगी आने वाले साल में बजटेड फिगर के बेस पे, और जो ये सेल का रिटर्न होएगा। एंड सेकंड पार्ट है पूछ रहा है कि प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम इंस्पेक्शन प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, मतलब क्वालिटी से काम करेंगे तो प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो भैया, सबसे पहले हम क्वालिटी नॉन कन्फर्म निकालें। इसके लिए देखो, ए एनुअल सेल्स इंडस्ट्री में कितनी, 1 लाख, जिसमें हमारा शेयर कितना 30%, तो हमारी 30,000 बैट्स हम एनुअली बेचते हैं। उसमें से कितना परसेंट रिप्लेस हो जाता है, अब नंबर ऑफ रिटेन में विच आर रिप्लेस फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में जिनको बदल के देना पड़ता है। अब 30,000 तो हमारा मार्केट शेयर है, और ये क्या है, अपना रिटर्न्स के बात है। तो अगर मैं बात करूँ 30,000 मेरा अगर आफ्टर रिप्लेसमेंट है तो मतलब ये 97% है, तो 100% कितना हुआ, 100% क्या 30927 और माइनस कर दो उसमें 30, तो अपना 928 बैट्स जो है ऑन एन अराउंड राउंड फिगर में देखें तो इतने बैट्स हमें फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करने पड़ते हैं। और इनकी कॉस्ट कितनी आएगी रिप्लेस करने में, एक बैट बनाने में हमें कितना खर्चा आ रहा था, 1200, 2008, 4,000 रुपये खर्चा आ रहा था। तो 4,000 रुपये मेरे को इतने बैट पे कुछ नहीं मिलेंगे, इतना मेरे को लॉस हो जाएगा, इतनी ही कॉस्ट पड़ेगी, 37,12,000। अब ये तो होगा ही, फ्री में बैट देंगे जिसमें हमारा मेरा लेबर भी लगे, खर्चे लगे हैं, इतना खर्चा मेरा वेस्ट जाएगा, ठीक है। इसके साथ और होगा क्या कि जो मेरे को 5% मार्केट शेयर मिल सकता था अगर मैं क्वालिटी से काम करता, लेकिन वो मेरे हाथ से जा रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह से 5% शेयर अगर होता मेरा इंडस्ट्री में, और तो उस पर कितना मेरे को कंट्रीब्यूशन होता, तो वो कंट्रीब्यूशन लॉस तो हो ही रहा है एक तरह से, तो उसको देख लेते कितना हो रहा है लॉस। सेल्स अभी उन 5% मार्केट शेयर की हम नेट निकाल लेते कंट्रीब्यूशन, तो 5% मार्केट शेयर 1 लाख का 5,000 यूनिट होगी, और सेल्स का प्राइस क्या है मेरा 4800, तो कितना हो गया ये 24,000 हो गया 1000 टर्म्स में अगर देखें तो। उसमें से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है उसमें बनाने में,
अपना वही 1200 रुपये प्लस में, मतलब 4000 रुपये की कॉस्ट आ गई, ठीक है, बनाने में 5000 बैट्स की। और माइनस करो क्या, कि ये 5000 बैट्स भी जो दूंगा मैं, उसमें भी तो कुछ रिटर्न्स होंगे। उसमें भी तो कुछ रिटर्न्स होंगे। तो 5000 बैट्स को अगर मैं 97% मानूँ और 3% निकालूँ, तो 155 बैट्स वो होंगे, जो इसमें भी वही फॉल्टी बैट्स के रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अभी हम एक्चुअल में तो ये रिटर्न हो नहीं रहा, इस 5000 के ऊपर नोशनल खर्चा है एक तरह से, तो यहाँ पे जब हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 4000 से नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे सिर्फ डिलीवरी कॉस्ट को छोड़ के, क्योंकि एक्चुअल में तो डिलीवर नहीं करे ना, ये तो हम ये देख रहे हैं कि क्या खर्चा हो सकता है, ठीक है। तो 1200 और 2000 कॉस्ट को ऐड करा और 150 मल्टीप्लाई किया, तो नेट देखा इतने का कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो रहा है हमें, अगर क्वालिटी से काम हम ना करें। तो एक तो ये कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगा, और एक जो एक्चुअल में हमें ये हो ही रहा है इतने बैट रिप्लेस करने में। तो टोटल क्वालिटी नॉन परफॉर्मेंस क्वालिटी का से काम नहीं करेंगे तो कितनी कॉस्ट आएगी, 72,16,000, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हमसे उसने पूछा था कि प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा अगर आप क्वालिटी से काम करो, मतलब इंस्पेक्शन लगा दो। तो देखो भाई, अगर हम इंस्पेक्शन प्रोसेस को डिलीवरी से पहले कस्टमर को बैट देने से पहले लगा दें, तो इससे क्या होगा, हमारा मार्केट शेयर 35% हो जाएगा, ठीक है। और इससे होगा क्या, मार्केट शेयर बढ़ेगा 5%, तो 5% का जो नेट कंट्रीब्यूशन लॉस था वो अब लॉस नहीं हुआ, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 35,04,000 का। एंड जो 928 फॉल्टी बैट्स मेरे को जो 928 फॉल्टी बैट डिलीवर करने पड़े थे अभी, वो डिलीवर नहीं करने पड़ेंगे, और उनकी डिलीवरी कॉस्ट में सेव कर पाऊंगा। वो कैसे भैया, वो ऐसे कि जब आप, क्योंकि देखो हमें क्या देखना है, ये 928 फॉल्टी बैट आपके निकलेंगे इतने मान लिया, लेकिन जस्ट बिफोर डिलीवरी हमने उसको चेक करा लिया, इंस्पेक्शन करा ली, तो हमें पता लग गया कि हाँ भाई इस बैट में खराबी है 928 बैट में, तो इस पे दोबारा हम काम करवाएंगे फैक्ट्री में। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है अपना, ये वाली कंपोनेंट की कॉस्ट लगेगी, असेंबलिंग कॉस्ट लगेगी। लेकिन अभी बैट कस्टमर को दिया नहीं, उससे पहले इंस्पेक्शन करा है, तो डिलीवरी कॉस्ट बच जाएगी इतने बैट्स पे, ये एक दो कॉस्ट जब भी लगेगी। तो 800 रुपये पर बैट हमारा फॉल्टी वाले पे हम बचा लेंगे अगर ये इंस्पेक्शन करा लेते हैं। तो ये पैसा बचा, कंट्रीब्यूशन आ गया, द नेट इतना प्रॉफिट मेरा बढ़ जाएगा, समझे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक कंपनी है भाई साहब जो बनाती और बेचती है सिंगल प्रोडक्ट, इसका पर यूनिट का कॉस्ट डाटा दिया है 2017 का, और जिसको हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल इतना होगा, लेबर इतनी होगी, वेरिएबल ओवरहेड इतना होगा, और सेलिंग प्राइस ये रहेगा। अब कंपनी ने फोरकास्ट किया, अंदाज़ा लगाया कि जो डिमांड है मेरे प्रोडक्ट की 2017 में वो 28,000 यूनिट्स होगी। हाउएवर, इस डिमांड लेवल को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्शन क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अब कोई ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं, स्टॉक लेवल मटेरियल का वो अनचेंज रहेगा थ्रू आउट द पीरियड। ओके, अब एडिशनल डिटेल दे दिया हमें कॉस्ट और रेवेन्यू की, क्या कि 12%, 12.5% ऑफ द आइटम जो हम कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं, हाँ, वो रिजेक्ट हो जाता है ड्यू टू स्पेसिफिकेशन फेलियर, मतलब जैसा उन्होंने बोला था बनाने के लिए वैसा बना के नहीं दिया, तो वो वापस कर देते, रिजेक्ट हो गया जाता है इतना मटेरियल जितना हम डिलीवर करते हैं आइटम्स, जिसमें कि फ्री रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी इतने आइटम्स की। और कॉस्ट जो डिलीवरी की आती है रिप्लेस आइटम को जब वापस डिलीवर करोगे, 5 रुपये पर यूनिट डिलीवरी चार्जेस लगेगी, ये हमें कॉस्ट पड़ेगी। और क्या दिया हुआ है कि 20% ऑफ द आइटम्स जो हमने बनाए हैं उसमें से फॉल्टी निकलेंगे, जितने आइटम बनाए उसमें 20% फॉल्टी निकले इंस्पेक्शन की स्टेज पे, कस्टमर को डिलीवर करने से पहले हमने इंस्पेक्शन करा ली, और इतने 20% हम वो निकले फॉल्टी। और 10% ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल को है जो है स्क्रैप करना पड़ेगा ड्यू टू डैमेज वाइल स्टोरेज, मतलब मटेरियल लाए स्टोर कर रहे थे अपने स्टॉक में, तो 10% मटेरियल हमारा स्क्रैप हो गया, खराब हो गया। अब इन सब की वजह से टोटल क्वालिटी कॉस्ट कंपनी को लग रही है हमारी इतनी क्वालिटी कॉस्ट लग जाएगी।
अब कंपनी जो है कंसिडर कर रही है फॉलोइंग प्रपोजल्स, क्या कि भाई हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराएं वर्कर्स के लिए, और मैनेजमेंट बिलीव कर रही है कि इससे फॉल्टी प्रोडक्शन जो हो रहा है 20% का वो 10% पे आ जाएगा, और ये ट्रेनिंग कराने में हमें 4.5 लाख का खर्चा हर साल का आएगा। अब टू अवेल द सर्विसेज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट की सर्विस लेने के लिए उसकी फीस है 50,000 रुपये पर साल पर ईयर पर एनम। एंड उससे होगा क्या, फ़ायदा क्या होगा कि जितने फॉल्टी आइटम्स हमने डिलीवर किए थे कस्टमर को वो 12.5% थे, अभी वो 9.5% पे आ जाएंगे। ओके, अब क्वेश्चन क्या चाहता है कि भाई स्टेटमेंट बनाओ एक्सपेक्टेड क्वालिटी कॉस्ट की जो कंपनी को इनकर करनी पड़ेगी अगर वो प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और वही 4 हेड में उसको डिवाइड करके दिखाना जो क्वालिटी कॉस्ट आपको पता ही है। और और ये जो प्रपोजल है क्या आप रिकमेंड करोगे, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रीजन देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एक्सपेक्टेड क्वालिटी कॉस्ट निकालिए करंट सिचुएशन में जो अभी जो हो रहा है, और वो क्वालिटी कॉस्ट करने के बाद प्रपोज सिचुएशन में कितना कितना खर्चा आएगा 4 हेड में डिवाइड करके दिखाना है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट का ही देखते हैं। सबसे पहले कॉस्ट कौन सी आ रही है कि जो आइटम हमने डिलीवर किए उसमें से 12.5% आइटम हमारे कैसे निकल रहे हैं, खराब निकल रहे हैं, ठीक है। तो भैया करंट सिचुएशन में कस्टमर का डिमांड कितना है, 28,000 यूनिट्स। वो कहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा 28,000 यूनिट्स है, ठीक है। अब कंपैरिजन करने के लिए प्रपोज सिचुएशन से हमें प्रपोज सिचुएशन की डिमांड इतनी ही लेके चलनी पड़ेगी, तभी तो कंपैरिजन होगा जब बेस सेम होगा, ठीक है। अब करंट सिचुएशन में 28,000 यूनिट्स तो कस्टमर की डिमांड थी। अब इतनी डिमांड को पूरा करने के लिए कितनी हमें डिस्पैच करनी पड़ी होंगी, क्योंकि ये तो वो है जो आफ्टर वो 12.5% रिटर्न करने के बाद है। तो बिफोर उसके कितनी रही होंगी, डिवाइडेड बाय 87.5%, तो 32,000 मैंने भेजी होंगी तब 28 उसकी डिमांड पूरी हो, मतलब 4,000 वापस करे उसको। ऐसे यहाँ पे 28 और यहाँ पे कितनी होगी 9.5%, तो 90.5 तो डिमांड पूरी कर दोगी, तो दिस डिवाइड बाय 90.5 तो ये आ गया। तो जो डिफरेंस है वो क्या है, इतनी यूनिट हमने इतने आइटम रिप्लेस करे। अब इतने आइटम रिप्लेस करने में कॉस्ट कितनी आएगी, एक्सटर्नल फेलियर 4,000 रुपये और ये 2939 पे 35 रुपये 25 रुपये 15 रुपये मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड, और साथ में डिलीवरी कॉस्ट भी आ रही थी ना, दिया हो तो क्वेश्चन में कि इसको वापस करोगे पर यूनिट इतना डिलीवरी कॉस्ट भी आएगी, ये इतना खर्चा यहाँ आ गया एक्सटर्नल फेलियर। इंटरनल फेलियर में क्या आएगा, इंटरनल फेलियर में दो खर्चे आ जाएंगे आपके, एक तो मटेरियल स्क्रैप हुआ और एक अपना वो जो भाई डिलीवर करने से पहले इंस्पेक्शन करा ली, वो कॉस्ट जो आ रही थी उधर। हमने कितने यूनिट डिस्पैच करे 32,000 या 309 जो हमने ऊपर वर्किंग से निकाला, और इतने डिस्पैच करने के लिए कितने प्रोड्यूस करे होंगे ये बताओ आप, क्योंकि 20% तो यहाँ पे हमारे फॉल्टी निकल जाते हैं, यहाँ 10% होंगे प्रपोज में। तो इसको अगर मैं 80% मानूँ तो डिवाइड बाई 80% कर दो, 100% ये आ गया, इसका यहाँ आ गया। तो जो डिफरेंस है वो आ गया, इतनी यूनिट्स फॉल्टी निकलती हैं यहाँ पे। और इस फॉल्टी में खर्चा क्या आएगा, फॉल्टी में क्या है भाई, माल तो डिलीवर हो नहीं रहा, घर की बात घर में ही रह गई, तो डिलीवरी कॉस्ट को छोड़ के बाकी की कॉस्ट जो बनाने की लग रही है वो कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट से, नंबर ऑफ यूनिट से। अब मटेरियल स्क्रैप की कॉस्ट देखते हैं कि इतनी यूनिट बनाई होगी उसके लिए रॉ मटेरियल कितना लगा होगा। तो रॉ मटेरियल का क्या सीन बता रखा कि 10% मटेरियल स्क्रैप हो जाता था, दोनों जगह 10% स्क्रैप होता है। तो 40,000 अगर मेरी यूनिट्स बनी है, ये आफ्टर मटेरियल स्क्रैप है, तो बिफोर मटेरियल स्क्रैप कितना रहा होगा, डिवाइडेड बाई 90% और उसका 10%, तो 4444 यूनिट्स जो है इतना मटेरियल स्क्रैप हुआ, और यहाँ पे ऐसे ही करके यहाँ पे निकाल लिया इतना। अब मटेरियल स्क्रैप में कॉस्ट कितनी आएगी, जो मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट दी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इतनी कॉस्ट यहाँ आ गई। तो इंटरनल फेलियर में दो कॉस्ट आ गई अपनी, एक तो ये वाली आ गई ई वाली, अरे फॉल्टी प्रोडक्शन की आ गई, तो दो कॉस्ट ही आ गई इंटरनल फेलियर में, ठीक है। अब अब हमें इसका पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर देते हैं कि करंट सिचुएशन में कॉस्ट क्या है, कि एक्सटर्नल आई हमारी और एक इंटरनल आई, और प्रपोज में एक्सटर्नल इंटरनल तो वहाँ भी आई, कम आई लेकिन थोड़ी, लेकिन वहाँ प्रिवेंशन के लिए भाई वो अप्रेजल कॉस्ट जो हमने कंसल्टेंट को रखा, उसके खर्चा,
और प्रिवेंशन में क्या, 4.5 लाख रुपया खर्चा क्या था, 4.5 लाख का ये था कि हाँ ट्रेनिंग कराई, तो ट्रेनिंग क्या है, एक तरह की प्रिवेंशन कॉस्ट होती है। ठीक है, तो कंपैरिजन किया, ये हुआ, तो कॉस्ट हमारी प्रपोज में ज़्यादा लग रही है, करंट में कम लग रही है। तो इसको देख के तो आप बोलोगे भाई कि हमें वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर नॉन फाइनेंशियल रीज़न देखें तब आप कुछ और रिकमेंडेशन हो सकता है। देखो, प्योरली फाइनेंशियल ग्राउंड पे अगर देखें तो कंपनी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उससे इतने से उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। हाउएवर अदर फैक्टर देखो कि भाई कंपनी की रेपुटेशन तो बढ़ेगी इससे, कि भाई कंपनी क्वालिटी केयर करती है, इससे मार्केट शेयर भी बढ़ सकता है। तो उस ग्राउंड पे अगर देखें, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव देखें, तो कंपनी एक्सेप्ट भी कर सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये टीक्यूएम के ऊपर ही चल रहे हैं अभी क्वेश्चन। थॉमसन लिमिटेड जो है सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, और उसकी प्रोडक्ट की यूनिट की पर यूनिट स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि भाई साहब डायरेक्ट मटेरियल 8 स्क्वायर मीटर लग जाता है इतने रेट से, मशीन टाइम दिया हुआ है, पर यूनिट दिया हुआ 8.5, मशीन कॉस्ट में इतना आवर का खर्चा आता है, और सेलिंग प्राइस ये है 1 यूनिट का। अब थॉमसन लिमिटेड जो है, इट रिक्वायर्स टू फुलफिल ऑर्डर्स फॉर 5000 प्रोडक्ट यूनिट्स के लिए उसको ऑर्डर फुलफिल करना है एक पीरियड में। कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ना कोई क्लोजिंग है। स्टॉक लेवल मटेरियल एक्स का थ्रू आउट अनचेंज रहेगा पूरे पीरियड में। अब कंपनी टीक्यूएम लगाना चाहती है, अब उसका डाटा दिया हुआ है कि अभी का डाटा क्या है बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन क्या कॉस्ट, क्या क्या चेंजेस आएंगे, वही कंपैरिजन करना है। क्या बोला कि भाई जो 5% ऑफ द इनकमिंग मटेरियल सप्लायर से हमें मटेरियल मिलता है, 5% मटेरियल जो मिला उसका स्क्रैप हो जाता है, 5% मटेरियल जितना आता है उसका 5% स्क्रैप हो जाता है, वो ढंग से स्टोर नहीं करते। ये चीज़ बाद में टीक्यू के बाद 3% हो जाएगी। अच्छा, मटेरियल एक्स जो इनपुट है, 4% ऑफ द मटेरियल इनपुट जो मशीन में हम एंटर करेंगे, वो 4% वेस्ट हो जाएगा प्रोसेसिंग के दौरान। ये चीज़ बाद में 2.5% हो जाएगी। इंस्पेक्शन स्टोरेज कॉस्ट 1 रुपये पर स्क्वायर मीटर पड़ती है, ये आगे भी यही रहेगी। इंस्पेक्शन जो है प्रोडक्शन साइकिल में जो हम कराएंगे, उसमें कॉस्ट आएगी 2.5 लाख पर पीरियड, और ये कॉस्ट बाद में 40% कम हो जाएगी हमारी। ओके, फिर प्रोडक्शन का क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि डाउनग्रेडिंग होती है 12% ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट फाइनल इंस्पेक्शन के टाइम में, इतना यूनिट्स हमारी ख़राब निकलती है 12.5%, और इन डाउनग्रेडेड यूनिट्स को मैं 30% डिस्काउंट पे बेच सकता हूँ, और ये डाउनग्रेडेड यूनिट्स 12.5% की चीज़ 7.5 पे आ जाएगी बाद में। प्रोडक्शन क्वांटिटी इंक्रीज किया हमने टू अलाउ फॉर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स, और मतलब कस्टमर्स से यूनिट अगर रिटर्न हो रही है, फ्री ऑफ चार्ज रिटर्न करेंगे, और ये कितना होता है 5% ऑफ द यूनिट जो एक्चुअल में डिलीवर करे उसका 5%, और ये चीज़ बाद में 2.5% हो जाएगी। मतलब एक्चुअल डिलीवर की बात है, जितना रिटर्न के बाद डिलीवर हुआ उसका 5% लेंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट की लायबिलिटी एंड कस्टमर्स के जो कॉस्ट हैं बाकी के, कि कस्टमर ने कोई क्लेम डाला, वो सेल्स का 3% का खर्चा है, ये 1% हो जाएगा। मशीन का आइडल टाइम है जी, ग्रॉस मशीन आवर का 20%, और इसमें अपना खर्चा इसमें भी कुछ आएगा, ये बाद में 12.5% हो जाएगा, मशीन आइडल टाइम कम हो जाएगा, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सन्ड्री कॉस्ट दी हुई है इतनी पर पीरियड, और ये 10% से कम हो जाएगी। प्रिवेंशन कॉस्ट 2 लाख की, लेकिन अब वो कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि टीक्यूएम में हम खर्चा करें। अब टीक्यूएम जो प्रोग्राम है अपना, इट विल हैव ए रिडक्शन इन मशीन का रन टाइम जो रिक्वायर्ड था पर प्रोडक्ट, वो 1 घंटे से 0.5 नहीं 0.6 से 0.6 आवर था ना, यहाँ पे दिया हुआ था 0.6 रनिंग आवर था, 0.5 रनिंग आवर पे आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड क्या है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बताओ इंस्पेक्शन से पहले की। ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट, और जो हम परचेज करेंगे मटेरियल स्क्वायर मीटर में कितना करेंगे, ग्रॉस मशीन आवर कितने वो बताओ, और बिफोर एंड आफ्टर की कॉस्ट बताओ टीक्यूएम वगैरह की, सो दैट 5,000 यूनिट का प्रोडक्ट फुलफिल कर सकें, और एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओ कि कितना प्रॉफिट वगैरह पहले कमाया और बाद में कमाया। तो पहले एक वर्किंग बनाते हैं कि पहले की और बाद की टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स हमारी इंस्पेक्शन से पहले की कितनी हैं, वो निकालनी है हमें सबसे पहले है।
तो उसके लिए ये देखो, टोटल सेल रिक्वायरमेंट कितनी है 5000, और कंपैरिजन के लिए आफ्टर टीके में भी 5000 लेकर चलना पड़ेगा। अब स्पेसिफिकेशन लॉस कितना होता है भाई साहब, एक्चुअल में जो सेल्स हुई मेरी 5000 उसका 5% रिटर्न होता है। तो 250 माइनस करो, और यहाँ पे इसका ये चीज़ बाद में 2.5% हुई तो 125 माइनस किया, ठीक है। माइनस क्या मतलब इतना रिटर्न हुआ, तो इतना सेल्स इतना रिटर्न, तो इन दोनों को ऐड करूं तो इतना मैंने डिलीवर किया होगा, इतने यूनिट्स, ठीक है। इतने यूनिट्स मैंने डिलीवर किया होगा, ठीक है, समझ में आई आपके बात। अब इतना यूनिट डिलीवर किया तो उससे पहले मैंने इंस्पेक्शन करी होगी ऑफिस में अपने यहाँ फैक्ट्री में डिलीवर करने से पहले। और इंस्पेक्शन के टाइम कितना फेलियर निकलता है मेरा, कि कितना फेलियर निकलता है कि जो 12.5% फेलियर निकलता है इंस्पेक्शन के दौरान। 12.5% किसका, इतने का जो यूनिट्स इंस्पेक्शन से पहले थी उसका 12.5%। तो इसका मतलब ये कितना 87.5% है, तो इसको 87.5 से डिवाइड किया, 12.5 मिल गया, तो 750 आ गया, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया। तो ये क्या थी, प्रोडक्शन यूनिट्स इंस्पेक्शन से पहले वाली, यही तो पूछा था। तो दोनों जगह निकाल ली। अब उसके बाद पता रहा था कितना मटेरियल एक्स तुमने खरीदा होगा इसके लिए। तो इतनी यूनिट्स को बनाने के लिए इंस्पेक्शन से पहले एक यूनिट में 8 स्क्वायर मीटर लग रहा था, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों जगह। और प्रोसेसिंग लॉस मटेरियल में कितना हो रहा था, कि जो मटेरियल हम ला रहे थे उसमें से 4% मटेरियल का लॉस हो रहा था प्रोसेसिंग के दौरान, जो बनाते वक्त। इतना तो हमें लगा नेट, लेकिन इतना मटेरियल तो रिक्वायर्ड था इंस्पेक्शन से पहले का। लेकिन जब मटेरियल हम डाल रहे थे मशीन में, तब भी हमारे कुछ प्रोसेसिंग लॉस हो गया 4% का, 4% का, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना है, 96% है। तो 100% कितना होगा, इनपुट कितना डाला होगा मशीन में, हमने 50,000 स्क्वायर मीटर हमने डाला होगा मशीन में। तो नेट प्रोसेसिंग लॉस 2000 का हुआ। अब इतना मशीन में 50,000 डाला, लेकिन उसके लिए खरीदा कितना होगा, तो स्क्रैप कितना हुआ था मटीरियल में, 5%। 5% कितना, इस इनपुट का 5% जितना मशीन में डाला, नहीं मतलब ये जो मतलब लाए होंगे उतना उसका 5%। तो मशीन में एक तरह से 95% डाला। तो ये अगर 95% से डिवाइड किया और 5 से मल्टीप्लाई करो तो स्क्रैप मटेरियल आ गया। तो इतना हमने टोटल परचेज किया होगा। तो ये दोनों चीज़ें निकल गई यहाँ भी यहाँ भी। अब ग्रॉस मशीन आवर निकालते हैं। इनिशियल रिक्वायरमेंट कितनी थी मेरी, 6000। इनिशियल रिक्वायरमेंट कितनी थी मेरी, 6000 जो मटेरियल खरीदा मैंने, 0.6 पर रनिंग आवर दिया हुआ था ना, मशीन टाइम है 0.6 रनिंग आवर दिया हुआ था। इसको देखते हैं, और ये बाद में 0.5 पावर पर आवर हो जाएगा। ओके, हाँ, तो यूनिट्स आपकी इंस्पेक्शन से पहले कितनी है, 6000 है ना, 6000 यूनिट है, और एक यूनिट में 0.6 रनिंग आवर ग्रॉस लग रहे थे। और आइडल टाइम हमारा 20% हम खाली रहते हैं। तो जो इतने जो टाइम लगा एक्चुअल में, उसको अगर हम 80% डिवाइड, 80% तो काम किया, 20% खाली बैठे थे, तो आइडल टाइम इतना था, तो ग्रॉस टाइम इतना लगा। ऐसे यहाँ पे कर लिया। यूनिट्स बिफोर इंस्पेक्शन वाली को 0.5 से बाद में 0.5 आ जाएगा पर यूनिट, तो उसको डिवाइड बाई 87% किया, क्योंकि 20% से 12.5 पे आ जाएगी ये चीज़। तो उसको किया ग्रॉस मशीन आवर, यहाँ पे निकल गया। तो पहला पार्ट होगा। अब सेकंड पार्ट बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ भाई साहब। तो यहाँ मेरी 5000 यूनिट बिकी, ठीक है, 5000 यूनिट बिकी, यहाँ भी 5000 बिकी, जिसको 1000 रुपये रेट था, 1000, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कितनी सेल्स मेरी रिटर्न हुई थी जो डाउन ग्रेडेड हुई थी, तो ये ऊपर देखो वर्किंग में निकाला था मैंने, 750 यूनिट इंस्पेक्शन से पहले डाउन ग्रेड होते, और यहाँ 416। और इसका क्या बिकता है, 30% लेस करके स्टैंडर्ड प्राइस का उतने बिक जाएगा, 700 रुपये के हिसाब से बिक गया। तो टोटल सेल्स हो गया। अब कॉस्ट माइनस करते हैं। मटेरियल यहाँ कितना लगा, इतने मीटर, 40 रुपये खर्चा, यहाँ इतना लगा, 40 रुपये खर्चा। मटेरियल कहाँ निकाला मैंने, ये रहा 5 2, और ये टोटल परचेज, तो उससे मल्टीप्लाई हो गया।
फिर उसके बाद में इंस्पेक्शन और स्टोरेज का खर्चा, जितना मटेरियल खरीदा इनटू में 1 रुपया पर मीटर खर्चा था। ये कहाँ पे दिया हुआ डाटा भाई, ये अपना क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1 रुपया, ये रहा 1 रुपया पर स्क्वायर मीटर खर्चा था, और आगे भी यही है। इस कॉस्ट में कोई फर्क नहीं है, बिफोर आफ्टर सेम कॉस्ट है ये, बस स्क्वायर मीटर बदल जाएगा। अच्छा, मशीन कॉस्ट, यहाँ पे मेरे ग्रॉस 4,500 आवर लगे, यहाँ 3167 आवर लगे, 400 रुपये पर मशीन आवर का खर्चा था, मल्टीप्लाई क्या आ गया। इंस्पेक्शन और अदर कॉस्ट, यहाँ 2.5 लाख का खर्चा था, और यहाँ पे ये 40% सेव हो गया, तो इतना 1.5 लाख खर्चा है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी का खर्चा कितना था, तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी का खर्चा दिया हुआ ऊपर क्वेश्चन में। प्रोडक्ट लाइबिलिटी रहा 3% ऑफ द सेल्स रेवेन्यू, जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेचे हमने, हमें डाउनग्रेडेड के अलावा स्टैंडर्ड सेल्स का 3%। तो स्टैंडर्ड सेल्स तो हमारी भाई साहब 50 लाख रुपए है दोनों जगह, तो उसका 3%, यहाँ 3%, यहाँ 1% हो जाएगी वो चीज़। अच्छा, और सेंट्री कॉस्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ 6 लाख का खर्चा है, और यहाँ पे 10% हमारी बच जाएगी, 540 हो जाएगी। प्रिवेंशन कॉस्ट यहाँ 2 लाख है, यहाँ 6 लाख हो जाएगी। टोटल किया कंपैरिजन, यहाँ इतना खर्चा आता है, यहाँ इतना, तो हमें नेट प्रॉफिट इतना इतना हुआ। यहाँ पे ज़्यादा फायदा है TQM लगाकर। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था चैप्टर 1 में TQM का ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम ABC का शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।